समय जो सिविल सर्विसेज का पेपर है यूपीएससी का, उससे प्रीलिम्स के लेवल पर भी इंटरनेशनल न्यूज़ से वो क्वेश्चन बहुत बनाते हैं, ठीक है। तो वो प्री का एरिया है, मेंस का है आपका, और इंटरव्यू का है आपका, तीनों चीज़ों को कवर किया जाता है, ठीक। तो इंटरनेशनल अफेयर्स जो भी जियो पॉलिटिकल लेवल पे चल रहा है, दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एंड फॉर योर मेंस एंड फॉर योर इंटरव्यू, ठीक। देखो ऐसा नहीं है कि अब आप मेंस अगर 2 साल बाद लिखेंगे या आगे 2 साल बाद आप प्रीलिम्स दे रहे हैं, तो आप ये कहिए कि हम 2 साल बाद पढ़ेंगे, है ना। तो 2 साल बाद पढ़ेंगे तो फिर अभी आपको तैयारी करने की ज़रूरत ही नहीं है, फिर आप 2 साल बाद तैयारी करिए। रीज़न इज़ कि जो चीज़ें चल रही होती हैं वो ऐसे ही चलेगी, दुनिया तो ऐसी ही रहेगी ना, कंट्रीज़ तो ऐसी रहेंगे ना, कंट्री 2 साल बाद चेंज तो नहीं होंगे, आप समझ रहे हैं। बस चीज़ें क्या बदलती हैं, चीज़ें अपडेट हो जाती हैं, कुछ नई चीज़ें निकल करके आ जाती हैं, बैकग्राउंड वही रहता है, आप समझ रहे हैं, बैकग्राउंड वही रहता है, बाकी चीज़ें उसमें अपडेशन में आ जाती हैं। अपडेशन को आप तभी समझ पाएंगे या तभी कर पाएंगे जब आपको बैकग्राउंड पता होगा। क्लियर है यहाँ तक? तो इसलिए ये सारी चीज़ें जो हैं, अब जैसे फॉर एग्जांपल यूएई के राष्ट्रपति का भारत का दौरा है ना, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल ऑफ द सडन यूएई के राष्ट्रपति का एक इमरजेंसी विजिट रही है, हार्डली फॉर 3 आवर्स, है ना। ही वॉज इन इंडिया हार्डली फॉर 3 आवर्स, 3 घंटे के लिए आए और जल्दी जल्दी 10-12 एग्रीमेंट पर साइन किया और टाटा बाय बाय हो गया। तो आखिरकार में ऐसा क्या हुआ? तो अगर हम पूरे इस न्यू ईयर को देखें तो द स्टार्टिंग ऑफ न्यू ईयर वॉज नॉट प्लीजेंट, है ना, क्योंकि 3 जनवरी से ही दुनिया को अच्छे एहसास नहीं हुए, है ना। और 20-22 दिन, आज 21 तारीख है, तो 20-22 दिन में इस दुनिया ने बहुत कुछ देख लिया नए साल में 2026 में। 3 जनवरी मैंने इसलिए कहा क्योंकि 3 जनवरी को ही अमेरिका ने वेनेजुएला पर अटैक किया था, ठीक है। अभी वेनेजुएला ग्रीनलैंड पर, तो मैंने ऑलरेडी आपसे ग्रीनलैंड वाला और वेनेजुएला वाला टॉपिक ऑलरेडी डिस्कस किया था, ठीक। बट जो इशू चल रहा है मिडिल ईस्ट का, लुक वेस्ट पॉलिसी, है ना, क्योंकि मिडिल ईस्ट आपके लिए मतलब इस समय बहुत हॉट स्पॉट बना हुआ है। तो एग्ज़ाम में आपसे प्रीलिम्स में वो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ के बारे में पूछ सकते हैं, उनकी ज्योग्राफी, उनका लोकेशन, एटलस, मैप एकदम रटा होना चाहिए। कौन बॉर्डर बना रहा है रेड सी से, कौन कौन है, पर्शियन गल्फ से कौन कौन सटा हुआ है, ईच एंड एवरीथिंग। वहाँ से वो स्टेटमेंट वाइज भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। और मेंस में आपको इंडिया की लुक वेस्ट पॉलिसी, जैसे लुक ईस्ट है ऐसे ही लुक वेस्ट है, एक पर्टिकुलर कंट्री से भी वो पूछ सकते हैं आपसे कि इंडिया यूएई, इंडिया सऊदी, है ना। मोस्ट प्रोबेबली वो पूरा एक कलेक्टिव पूछते हैं कि हाउ डू यू इवैल्यूएट इंडियाज लुक वेस्ट पॉलिसी इन स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया यूएई रिलेशन, ऐसे आएगा। तो इंडिया यूएई के संबंध में आप भारत की लुक वेस्ट पॉलिसी को कैसे उसका मूल्यांकन करते हैं, गिव योर व्यूज, इवैल्यूएट, जजमेंट, जस्टिफाई, कमेंट, इलैबोरेट, कुछ भी जो भी वो दे दें आगे, टेल एंडर वर्ड जो लगा देते हैं। तो इसलिए ये पूरा आपको समझना जो है इस समय जो चल रहा है दुनिया में वो बहुत ज़रूरी है, ठीक। तो चले फिर शुरू करें। तो आज हम लोग मोटे मोटे तौर पर 2-3 टॉपिक लेंगे। वन इज़ अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ नोन एज मुनीर डॉक्ट्रिन। मैंने कल आपको भेजा भी था, इस समय बहुत चर्चा में है मुनीर डॉक्ट्रिन, ओके। मुनीर डॉक्ट्रिन, द राइज ऑफ इस्लामिक नाटो, ठीक, द राइज ऑफ मेडिटेरियन क्वाड। अब इंडिया को इन्विटेशन आया मेडिटेरियन क्वाड के लिए, ओके। फिर आपका यूएई का समिट और जिस तरीके से और भी चीज़ें हैं वो आज हम क्लास में कवर अप करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर फर्स्ट शुरू करते हैं, दैट इज द विजिट ऑफ यूएई प्रेसिडेंट टू इंडिया। द विजिट ऑफ यूएई प्रेसिडेंट टू इंडिया। सो हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएई? हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएई? यूएई के राष्ट्रपति कौन है? मोहम्मद अल खातून मलाई गिलोरी अवंतिका, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएई? यूएई में प्रेसिडेंट होता भी है कि नहीं?
किंग होता है, यूएई इज मोनार्की। श्रेया, यूएई में राष्ट्रपति होता है कि नहीं? अरे बेटा, यूएई में राष्ट्रपति होता है, आप समझ रहे हैं? यूएई के प्रेसिडेंट थे भारत में, क्लियर है, और जिनका नाम है मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। ठीक है, मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, अल नहाया हुआ नहीं, आर्यन, अल नाहयान। ठीक है, तो यूएई के प्रेसिडेंट इंडिया ऑल ऑफ द सडन क्यों है, पहले इसको समझते हैं। ठीक है, फिर हम सब लिखा देंगे ना। जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में इस समय आप देख रहे हैं, जो टर्मोइल है, जो अनरेस्ट है, स्पेशली अगर हम ईरान को देखें, 28 दिसंबर 2025 से जो ईरान में प्रोटेस्ट शुरू हुआ है ना, एंड दैट प्रोटेस्ट वाज बेसिकली बाय द ट्रेडिंग क्लास। ट्रेडिंग क्लास ने वो प्रोटेस्ट शुरू किया था, बाद में उस प्रोटेस्ट में वहाँ के लड़के लड़कियाँ भी शामिल हुए। ठीक है, अगर ईरान की पॉलिटिकल सिचुएशन को हम देखें तो ईरान इज ऑल्सो अ डेमोक्रेटिक कंट्री, याद रखिएगा। ऑल्दो ईरान इज नॉट रिपब्लिकन डेमोक्रेसी, इंडिया इज रिपब्लिक डेमोक्रेसी, ठीक, बट ईरान इज थियोक्रेटिक डेमोक्रेसी। सो व्हाट इज थियोक्रेसी? थियोक्रेसी का मतलब होता है धर्मतंत्र, जहां देश में धार्मिक चीजें इंप्लीमेंट होती हैं। इंडिया इज नॉट थियोक्रेसी, इसलिए भारत की राजनीति बार बार कहा जाता है ना, देश ना गीता से चलेगा, न कुरान से चलेगा, देश संविधान से चलेगा, कहा जाता है ना। इसका मतलब है कि भारत धर्मतंत्र नहीं है, हमारे देश में एक ही धार्मिक पुस्तक है, वो है संविधान। और इंडिया के रूल्स एंड रेगुलेशन कॉन्स्टिट्यूशन से गवर्न होते हैं, ना किसी रिलीजियस टेक्स्ट से। ठीक है, कि वो गीता से है या कुरान से या बाइबल से या कोई भी XYZ है। तो थियोक्रेसी में दो लोग होंगे, या अगर थियोक्रेटिक डेमोक्रेसी है जैसे ईरान को अगर हम देखें, तो एक तरफ आप देखेंगे बिकॉज ईरान इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, तो वहाँ इलेक्शन भी होता है। इलेक्शन होता है राष्ट्रपति के लिए, ईरान में प्रेसिडेंट होते हैं। एक तो पॉलिटिकल विंग हो गया, दैट इज लेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ ईरान, वो गवर्नमेंट को लीड करते हैं, गवर्नमेंट से सारी चीजें देखते हैं। एक वहाँ पर सुप्रीम लीडर भी होता है, दैट इज खमाइनी इस समय। ठीक है, फिर वो चेंज भी होते रहते हैं, वो अपना सक्सेसर बताएंगे। तो जो सुप्रीम लीडर है वो एक तरीके से ईरान का पूरा सुप्रीम लीडर तो है ही है, रिलीजियस लीडर भी है। नो, ईरान इज अ शिया डोमिनेटेड कंट्री, मैं आपको कई बार बता चुका हूं। दुनिया में सबसे ज्यादा शिया कम्युनिटी के लोग दो ही जगह रहते हैं, एक ईरान में रहते हैं और एक इंडिया में रहते हैं। इसीलिए भारत में जो शिया कम्युनिटी के लोग हैं वो ईरान के सुप्रीम लीडर को बहुत एडमायर करते हैं, उनको बहुत फॉलो करते हैं। मतलब ये कि शिया कम्युनिटी के लिए कोई अगर फतवा जारी कर सकता है तो वो ईरान से ही आ सकता है, समझ रहे? किसी मस्जिद से या किसी गली मोहल्ले से फतवा जारी नहीं होता ईरान शिया कम्युनिटी के लिए, सुन्नीज के लिए नहीं, मैं शिया की बात बता रहा हूँ। तो शिया कम्युनिटी के लोग ईरान के सुप्रीम लीडर को इतना क्यों मानते हैं? क्योंकि खमाइनी या ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं वो केवल ईरान एज अ कंट्री के सुप्रीम लीडर नहीं है, वो रिलीजियस लीडर भी हैं। तो ईरान में जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती हैं वो तो राष्ट्रपति तय करते हैं, लेकिन ये सारे लोग, प्रेसिडेंट ऑफ ईरान, वहाँ की जो IGC है आपका, जो एक वहाँ की आर्मी की तरह है, एक जो वहाँ शिया मिलिशिया है, ये सारे लोग अल्टीमेटली रिपोर्ट करते हैं या दे आर ऑल आर अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल टू दैट सुप्रीम लीडर, दैट इज नोन एज खमाइनी। बात समझ रहे? अब क्वेश्चन ये उठता है कि अमेरिका को ईरान से ही इतनी दुश्मनी क्यों है? देखिए, पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बम आ जाए, ईरान अमेरिका को कोई दिक्कत नहीं, पाकिस्तान इज ऑल्सो इस्लामिक कंट्री, है ना। सऊदी अरेबिया से उसको कोई दुश्मनी नहीं है, कतर से उसको कोई दुश्मनी नहीं है, बहरीन से कोई दुश्मनी नहीं है, टर्की से कोई दुश्मनी नहीं है, यूएई से कोई दुश्मनी नहीं है। वाई ओनली ईरान? ईरान से ही इतना अमेरिका को क्यों चिढ़ है? तो मैंने आपको कई बार बताया था कि 1979 में जब ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन आया और वहाँ पे धर्मतंत्र स्थापित किया गया, तो धार्मिक चीज़ों को जब इम्प्लीमेंट किया गया तो देवर अगेंस्ट मॉडर्नाइजेशन। तो जो मॉडर्नाइजेशन था ईरान में, जो वेस्टर्नाइजेशन था, जो वेस्ट की तरफ ईरान का झुकाव था, उसको वहाँ से ख़त्म किया गया। और जब वहाँ से ख़त्म हुआ तो ईरान अमेरिका से दूर होता चला गया। बात समझ रहे? और ईरान में जो सुप्रीम लीडर वहाँ के थे, उनके लिए
एक सबसे बड़ा दुश्मन हो गया, दैट इज इजराइल। क्लियर? इजराइल अमेरिका का एक सबसे बेहतरीन एलाई है, ठीक। अमेरिका और इजराइल के बड़े अच्छे संबंध हैं, हम सभी जानते हैं। ईरान इजराइल को काउंटर करता है क्योंकि जेरूसलम की लड़ाई है, ठीक है। जेरूसलम इज द होली प्लेस ऑफ 3 रिलीजन, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी एंड जुडिज्म, ठीक है। तो ईरान जो है वो इजराइल को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। इजराइल के अगेंस्ट जो हमास ग्रुप है जिससे गाजा में लड़ाई चल रही थी, ईरान ने हमेशा हमास को सपोर्ट किया है, मिलिट्रली, आइडियोलॉजिकली, फाइनेंस, सबसे। अमेरिका हमास को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानता है क्योंकि हमास इजराइल के अगेंस्ट है। तो अमेरिका ईरान के हमेशा एंटी हो गया। 1979 के बाद ये शिफ्ट आया। 79 से पहले ईरान के और इजराइल के रिलेशन अच्छे थे, आप समझ रहे हैं। जिन मुस्लिम कंट्रीज के इजराइल के साथ संबंध अच्छे हैं, अमेरिका को उनसे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे सऊदी अरेबिया, यूएई वगैरह के रिलेशन इजराइल के साथ बहुत अच्छे हैं क्योंकि इन सब ने इजराइल के साथ 2020 में अब्राहम अकॉर्ड साइन किया हुआ है। रिमेंबर दिस, अब्राहम अकॉर्ड। और अब्राहम अकॉर्ड को अमेरिका ने ही साइन करवाया था इजराइल को रिकॉग्नाइज कराने के लिए। ईरान इज नॉट अ पार्टी टू अब्राहम अकॉर्ड। क्लियर हुआ? पहली चीज। दूसरी चीज, जब पाकिस्तान ने न्यूक्लियर बॉम्ब डिस्कवर किया, जब पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर बना, तो अमेरिका को कोई दिक्कत नहीं हुई। क्यों? क्योंकि अमेरिका इंडिया के बैलेंस को काउंटर कराना चाहता था। आप देखिए, अगर कोई रीजन में किसी एक के पास ताकत ज्यादा है तो हमेशा पावर जो होगी वो टिल्ट होगी टुवर्ड्स वन साइड। दैट इज नॉट बैलेंस ऑफ पावर। आप समझ रहे हैं? हम लोग पॉलिटी में पढ़ते हैं बैलेंस ऑफ पावर। तो बैलेंस ऑफ पावर जैसे तराजू होता है ना, तो बैलेंस होता है ना जब वेइंग बैलेंस किया जाता है, ऐसे ही दुनिया में भी शक्ति का संतुलन होता है। शक्ति का संतुलन या तो आप करवाते हैं या आप करते हैं। तो इंडिया ने जब न्यूक्लियर बॉम्ब डिस्कवर किया, हमने जब बनाया, भारत जब न्यूक्लियर पावर बना, अब भारत की न्यूक्लियर पावर को बैलेंस कैसे किया जा सकता है? तो दुनिया ने पाकिस्तान का सपोर्ट करना शुरू किया। चाइना वगैरह चाहते थे कि पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर बॉम्ब आए, जिससे इंडिया के पावर को हम क्या कर सके, बैलेंस। अगर एक के पास है तो ये यूज होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। अगर दोनों के पास है तो डिटरेंट का काम करते हैं कि तुम्हारे पास भी न्यूक्लियर एनर्जी है, न्यूक्लियर बॉम्ब है, हमारे पास भी है, तो दोनों डरेंगे। हमने चलाया तो ये चलाएंगे, इन्होंने चलाया तो हमने चलाया। अगर किसी एक के पास है तो वो हमेशा एज में रहेगा। इसलिए अमेरिका को पाकिस्तान के न्यूक्लियर पावर से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको ईरान के न्यूक्लियर पावर से है, क्योंकि ईरान का न्यूक्लियर पावर इजराइल को काउंटर करेगा। और अमेरिका ये कतई नहीं चाहता है कि मिडिल ईस्ट में इजराइल के अलावा किसी और के पास न्यूक्लियर वेपन आए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? पूरे मिडिल ईस्ट में ओनली इजराइल हैज न्यूक्लियर वेपन। क्लियर? और इजराइल को न्यूक्लियर वेपन की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि उसको एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस था, चारों तरफ से वो मुस्लिम कंट्रीज से घिरा हुआ है। क्लियर यहां तक? तो इजराइल को ऑटोमेटिकली ये चीज चाहिए थी। अब इजराइल के पास आया तो ईरान ने भी डिस्कवर करने की कोशिश की कि ईरान के पास भी वो आना चाहिए। अमेरिका ये कतई नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि इजराइल नहीं चाहता। अमेरिका नहीं चाहता, नहीं, इजराइल नहीं चाहता। इजराइल नहीं चाहता, इसीलिए अमेरिका नहीं चाहता। तो अमेरिका ईरान पे प्रेशर क्रिएट करता है कि तुम अपने यूरेनियम इनरिचमेंट प्रोग्राम को तत्काल विद इमीडिएट इफेक्ट खत्म करो। बात समझ रहे हैं आप? अब ईरान यूरेनियम इनरिचमेंट प्रोग्राम को अपने कंटिन्यू करता है। अच्छा, ईरान को क्यों चाहिए? एक तो इजराइल को काउंटर करना चाहता है, दूसरा पूरे मिडिल ईस्ट में एक लड़ाई है, एंड दैट लड़ाई इज ऑफ सुप्रीमेसी, कि कौन मिडिल ईस्ट का मतलब हो गया कौन अरब वर्ल्ड को, मुस्लिम देशों को कौन गवर्न करेगा, कौन लीड करेगा, कौन उसका खलीफा बनेगा। क्लियर है? तो सब में खलीफा बनने की दौड़ है। सऊदी अरेबिया कहता है सबसे बड़ी ज्योग्राफी हमारे पास है पूरे मिडिल ईस्ट को। अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ा कंट्री आपको बेसिकली सऊदी ही दिखेगा। आप देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए, ये है आपका, और ये देखिए ये यूएई है, ठीक है। इधर आपको ईरान मिलेगा, दिस इज रेड सी, ये इजिप्ट है आपका।
तो ज्योग्राफिकली सबसे बड़ा रीजन कौन सा है? सऊदी अरेबिया। पैसे से भी स्ट्रांग है भाई, बहुत पैसा है उसके पास। तो सऊदी को लगता है इस पूरे मिडिल ईस्ट को या पूरे अरब वर्ल्ड को मुझे लीड करना चाहिए, मैं इसका खलीफा बनूं। क्लियर है? क्योंकि सऊदी अरेबिया सुन्नी डोमिनेटेड कंट्री है, तो जो शिया डोमिनेटेड कंट्री है वो पसंद नहीं करती, एंड शिया डोमिनेटेड कंट्री इज ईरान। तो ईरान अब सऊदी को काउंटर करना चाहता है। क्लियर? सऊदी को काउंटर करने के लिए ईरान तभी कर पाएगा, ज्योग्राफी देखेंगे तो ईरान की छोटी है, पैसे से भी कंपैरिजन करेंगे तो ईरान के पास उतना इकोनॉमी नहीं है जितनी सऊदी के पास है। बात समझ रहे हैं आप? तो ईरान के पास अब ऐसा क्या हो जाए कि उसकी सुप्रीमेसी पूरे मिडिल ईस्ट में स्टैब्लिश हो जाए, दैट इज न्यूक्लियर। समझ रहे? परमाणु हथियार मुझे मिल जाए अगर, तो मैं इजराइल को भी काउंटर कर सकता हूं और इस पूरे मिडिल ईस्ट में भी मेरी दादागिरी चलेगी। बात समझ रहे हैं आप? तो एक तरफ रेस सऊदी की है, दूसरी तरफ रेस ईरान की है, तीसरी तरफ रेस यूएई की भी है, यूएई भी चाहता है, और चौथी तरफ रेस टर्की की भी है। अब टर्की ऑटोमन एम्पायर इस्टेब्लिश करना चाहता है, अपना पुराना ऑटोमन एम्पायर, क्योंकि ये सब पहले ऑटोमन एम्पायर में ही थे, फिर धीरे 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 सब इंडिपेंडेंट होते चले। तो टर्की को लगता है खलीफा का शासन तो कभी हमारे ही पास था, तो ऑटोमन एम्पायर होना चाहिए और टर्की को उसको गवर्न करना चाहिए। क्यों? अब टर्की को ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि टर्की के पास पूरे अरब वर्ल्ड में अगर आप देखेंगे तो टर्की के पास सबसे बड़ी और सबसे पावरफुल डिफेंस इंडस्ट्री है, उसकी ड्रोन टेक्नोलॉजी इस समय सबसे एडवांस है। ऑपरेशन सिंदूर में भी टर्की ने पाकिस्तान को अपने ड्रोन सप्लाई किए थे। क्लियर है? तो टर्की के अंदर भी एम्बिशन है, इजिप्ट के अंदर भी एम्बिशन है। इजिप्ट के अंदर क्यों है? क्योंकि पूरे अरब वर्ल्ड में सबसे बड़ी सेना इजिप्ट के पास है, सबसे बड़ी मिलिट्री इजिप्ट के पास। तो इजिप्ट, सऊदी, ईरान, यूएई, टर्की, ये सब आपस में एक रेस में लगे हुए हैं कि इस पूरे रीजन को कौन गवर्न करेगा। क्लियर? यहां तक बात समझ में आ गई आपको? अमेरिका इसमें अपना इंटरेस्ट देखता है। तो ऐसा लगता है जैसे अगर आप जियोपॉलिटिकल को पढ़ें और समझें तो ऐसा लगे जैसे एक चेस बोर्ड है और चेस बोर्ड में सब लोग अपनी अपनी चाल अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, और चेक एंड मेट है ना, जैसे हम लोग नहीं करते थे, मात शय है ना, तो अच्छा तुमने ये चला अब हम ये चलेंगे। आप समझ रहे हैं? तो पाकिस्तान ने कुछ चला तो उन्होंने कुछ चला तो उन्होंने कुछ चला, इस तरीके से नहीं लग रहा है आपको? एक चेस बोर्ड की तरह दुनिया इस समय चल रही है। तो कहने का मतलब ये, अब अमेरिका को यहाँ पर क्या इंटरेस्ट है? अमेरिका को इंटरेस्ट ये है कि वो इस पूरे मिडिल ईस्ट को अपने अंडर रखना चाहता है। तो अमेरिका की सिंपल सी एक पॉलिसी है, इट्स माई वे और स्काई वे। समझ रहे? या तो तुम मेरी बात मानो या तो खत्म हो जाओ। और केवल आपको लग रहा होगा कि क्या ट्रंप इस तरीके से दादागिरी दिखा रहे? नहीं, ऐसा नहीं है। ट्रंप इज नॉट द ओनली प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका टू बिहेव लाइक दिस। ये अमेरिका का डीएनए है, ये अमेरिका की फिलॉसफी है। जॉर्ज बुश जब अमेरिका के राष्ट्रपति थे, इराक पे हमला किया गया, 2003 की मैं बात बता रहा हूं। सद्दाम हुसैन को पकड़ा गया और सद्दाम हुसैन को फांसी दे दी गई। समझ? और दुनिया ऐसे देखती रहेगी जैसे इस समय अब आपके टाइम में 2003 में, बहुत छोटे रहे होंगे आप लोग, तो 2003 के आप पैदा ही नहीं हुए थे। अच्छा तो 2003 की मैं बात बता रहा हूं आपको कि सद्दाम हुसैन जो है उनको अमेरिका ने पकड़ा, गिरफ्तार किया और फांसी पे चढ़ा दिया। क्यों चढ़ा दिया? क्योंकि अमेरिका को इराक में उसका जो रिसोर्स है वो चाहिए था। तो अमेरिका को एक बहाना मिला ये कि इराक जो है वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन जो है क्रिएट कर रहा, और जब उसने रेड डाली इराक पर तो कोई वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन अमेरिका को नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। लेकिन उसने दादागिरी दिखाते हुए इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन को पकड़ा और बीच चौराहे पर फांसी दे दी, टाटा बाय बाय हो गया, जैसे इस समय हो रहा है। आप बराक ओबामा को देखिए जिनको नोबेल पीस प्राइज मिला था। आप जानते हैं बराक ओबामा के टाइम पर जितने ड्रोन हमले अफगानिस्तान में और पाकिस्तान में हुए उतने किसी के नहीं रिजीम में हुए थे, और जो कि बराक ओबामा को नोबेल पीस प्राइज मिला। बराक को नोबेल मिला इसीलिए ट्रंप को चाहिए था कि मुझे भी मिल जाता तो मेरा जीवन तर जाता, अगर नोबेल प्राइज मुझे मिल जाता तो। बात समझ रहे हैं आप? तो अमेरिका की पॉलिसी हमेशा से रही है कि तुम्हें हमारी हेजेमनी को मानना ही पड़ेगा, दुनिया को अमेरिका के अकॉर्डिंग काम करना ही पड़ेगा। ट्रंप थोड़े वोकल ज्यादा है। वोकल का मतलब है वो तुरंत अपनी बात
कह देते नहीं, कहता है बड़ा साफ मन का है, जो दिल में आता है कह देता है ना। तो ट्रम्प कुछ उस तरीके से है कि ट्रम्प बता देते हैं कि देखो ग्रीनलैंड अब मुझे को चाहिए, भले ही जो है 8 देशों ने वहाँ फोर्सेस भेज दिए हैं और वो कहते हैं नाटो खत्म हो जाए हमें परवाह नहीं नाटो की, ग्रीनलैंड बताओ हमारा होगा कि नहीं होगा, और ग्रीनलैंड हमको दे दो, कनाडा भी हमको दे दो। अब वो कनाडा के पीछे ही पड़े हुए हैं कि कनाडा भी अमेरिका में मिल जाए, समझ रहे। तो फिलहाल खैर कनाडा तो भी नहीं, लेकिन हाँ ग्रीनलैंड के लिए उनका सबसे बड़ी दावेदारी है। तो ऐसे ही अमेरिका को ना मिडिल ईस्ट के रिसोर्स और मिडिल ईस्ट का जो गवर्निंग अथॉरिटी है उसमें उसको इंटरेस्ट है। इसमें सबसे बड़ी रुकावट ईरान है, इसीलिए वो ईरान को इतना टारगेट करता। अच्छा, ईरान रुकावट क्यों है? वो खमैनी, अमेरिका को ईरान के लोगों से नहीं दुश्मनी है, उसको खमैनी से दुश्मनी है, क्योंकि खमैनी वहाँ के सुप्रीम लीडर हैं और वो अमेरिका के इंटरेस्ट को वहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं होने देते। बस समझे आप इस चीज़ को। तो ये जो प्रोटेस्ट ईरान में शुरू हुआ, जिसको ट्रेडिंग क्लास ने शुरू किया था, इसमें CIA ने, इसमें मोसाद ने ज़बरदस्त अपना रोल प्ले किया और इसको इतना वॉयलेंट बना दिया कि न्यूज़ ये आ रही है कि 12,000 से ज़्यादा लोग इसमें मारे गए हैं। और एक पहली फांसी दी जा रही थी, दैट वाज इरफान सुल्तानी, 26 साल का लड़का था। इरफान सुल्तानी को एक्यूज़ किया गया और उसके ऊपर आरोप लगाया गया कि तुमने लड़ाई छेड़ी है ईश्वर के खिलाफ, वॉर अगेंस्ट गॉड, इसका आरोपी उसको बनाया गया। और 2 दिन के अंदर 12 जनवरी को उसको गिरफ्तार किया गया, 14 जनवरी को उसको फांसी देनी थी। अमेरिका की तरफ से धमकी आ गई, ट्रंप ने कहा अगर फांसी दी गई, अगर एग्जीक्यूशन हुआ तो हम अटैक कर देंगे। ईरान को लगा अगर हमारे ऊपर अटैक हो गया, क्योंकि ऑलरेडी अमेरिका का सबसे बड़ा बैटलशिप अब्राहम लिंकन जो साउथ चाइना सी में था, वो वहाँ से चल चुका था और आकर के वो ईरान के पास आ रहा था। बस समझ रहे। तो ईरान को लग गया कि हाँ अमेरिका हम पे हमला कर सकता है, इसीलिए ईरान में ये बात चली कि नहीं अभी उसका एग्जीक्यूशन रोक देना चाहिए। पहला रीज़न ये कि अमेरिका ने अभी तक हमला क्यों नहीं किया, एक तो कारण ये कि एग्जीक्यूशन टल गया, दूसरा ये कि अमेरिका को भी लोगों ने सजेस्ट किया, ट्रंप को भी सजेस्ट किया कि कोई फ़ायदा नहीं है, तुम हमला भी कर दोगे तो भी रिजीम चेंज नहीं हो पाएगा, क्योंकि अमेरिका रिजीम चेंज चाहता है ईरान में। और अगर रिजीम चेंज होगा तो कौन बैठेगा? जो अमेरिका में इस समय रजा पहलवी हैं, जो लास्ट शाह पहलवी जो रूलर थे, उनका जो बेटा है वो आज 1978 से एग्जाइल में है और 78 से वो अमेरिका में ही रह रहे हैं। उन्हीं को ट्रंप चाहते हैं ईरान में पावर में लाना, जिससे ईरान अमेरिकन पॉलिसीज़ को फॉलो करे। तो क्या फॉलो करेगा ईरान? जैसे ही अगर मान लीजिए रिजीम चेंज होता है और रजा पहलवी हेड बनते हैं वहाँ के, तो अमेरिका सबसे पहले इजराइल को रिकॉग्नाइज कर देगा, और ये अमेरिका चाहता है। बस समझे। तो ट्रंप को भी लोगों ने सजेस्ट किया कि आप अगर अटैक भी कर देंगे ना, तो 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन आप अटैक करेंगे, रिजीम चेंज नहीं होगा। रीज़न इज कि खमैनी का जो पकड़ है ना ईरान में, दैट इज़ वेरी सॉलिड। एक तरफ उनके अगेंस्ट में विरोध है, दूसरी तरफ उनके फेवर में भी विरोध है, कई सपोर्टर्स भी उनके रोड पे उतरे हुए हैं। तो इतना आसान नहीं है। खमैनी इज नॉट निकोलस मादुरो कि तुम गए और उठा करके लेके चल दिए, आप समझे। दूसरा, इस पूरे रीजन में एक रीजनल डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा, इसीलिए सऊदी अरेबिया ने, यूएई वगैरह ने भी अमेरिका को, ट्रंप को समझाया कि आप प्लीज़ हिट ना करिए, अगर आपने हिट किया तो इस पूरे रीजन में इश्यूज क्रिएट होंगे। तो इस वजह से ट्रंप ने अपने आप को थोड़ा सा पॉज दिया, अभी तक हमला नहीं किया, जो कि पूरा तैयारी अमेरिका की थी कि हम ईरान पर हमला करेंगे। बात समझे। इसी बीच आप देखिए क्या हुआ कि सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान से अपनी दोस्ती बढ़ानी शुरू की, और लास्ट ईयर की बात है कि पाकिस्तान ने, सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया, दैट इज नोन एज डिफेंस डील, जिसका प्रिंसिपल नाटो जैसा है कि एन एक्ट ऑन वन वुड बी कंसीडर्ड एज अ वॉर अगेंस्ट ऑल, अगेंस्ट बोथ। समझ रहे, सऊदी और पाकिस्तान। सऊदी और पाकिस्तान में जब ये डिफेंस डील हुई तो ये निकल के आया कि मुस्लिम वर्ल्ड के कंट्रीज जो है वो भी एक नाटो जैसा संगठन बनाना चाहते हैं। अब इसमें टर्की शामिल होना चाहता है। अब इसमें टर्की जो शामिल होना चाहता है तो इसको नाम दिया जा रहा है एक तरीके से इस्लामिक नाटो। अब इसमें अगर ये 3 कंट्रीज शामिल होते हैं तो मुनीर, टर्की और सऊदी अरेबिया, तो तीनों के पास ऐसा क्या क्या है कि जो इस ग्रुप को दे सकते हैं। तो पाकिस्तान के पास, मैंने बताया ना, पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन,
ठीक। दूसरा टर्की का जो डिफेंस टेक्नोलॉजी है, और सऊदी के पास जो पैसा है। क्लियर यहाँ तक? अच्छा, पाकिस्तान सऊदी की तरफ या सऊदी पाकिस्तान की तरफ क्यों गया? ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को रियलाइज हुआ कि जो हमें मिलिट्रली डिफेंस के तौर पर इकोनॉमिकली लॉस हुआ है, या जो पाकिस्तान को इकोनॉमिकली इस समय चल रहा है पाकिस्तान में, उसके लिए सऊदी से अगर हम इन्वेस्टमेंट मंगवाएंगे तो पाकिस्तान की इकोनॉमी को बेनिफिट हो सकता है उससे। सऊदी को लगता है कि अगर हमें मिडिल ईस्ट में अपनी हेजेमनी क्रिएट करनी है तो हमें पाकिस्तान का न्यूक्लियर वेपन चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ईरान ने न्यूक्लियर वेपन अचीव कर लिया तो ईरान को काउंटर करने के लिए सऊदी के पास कुछ नहीं है। तो ये जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं, ये सब दे ऑल वांट टू कम अंडर द अम्ब्रेला ऑफ पाकिस्तान। अम्ब्रेला ऑफ पाकिस्तान इन द सेंस का मतलब कि अम्ब्रेला ऑफ न्यूक्लियर पावर ऑफ पाकिस्तान। बात समझ रहे? तो इस समय अब जब सऊदी पाकिस्तान की तरफ गया तो ऑटोमेटिकली अब यूएई कहां जाएगा? तो यूएई को तुरंत भारत की तरफ देखना पड़ा। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान का काउंटर कौन कर सकता है? ओनली इंडिया। बात समझ रहे? अब देखिए, मैं आपको रीजंस बताता हूं क्यों सऊदी अरेबिया को काउंटर करने की जरूरत यूएई को पड़ रही। हम लास्ट एग्जाम्पल से समझते हैं और फिर आएंगे फर्स्ट पर। यह न्यूज है आई थिंक लास्ट ऑफ दिसंबर 2025 की। लास्ट ऑफ दिसंबर 2025 को सऊदी अरेबिया और यूएई के बीच में टसल शुरू हो गया। कैसे? सऊदी अरेबिया ने यमन के एक बंदरगाह पर, एक पोर्ट पर अटैक कर दिया सऊदी अरेबिया ने, और जो यमन पर अटैक हुआ वो दरअसल यूएई के एक शिपमेंट पर अटैक था। सऊदी ने यूएई पर यह आरोप लगाया कि यूएई यमन में जो सेपरेटिस्ट ग्रुप है उसको वेपन्स दे रहा है। बात समझ रहे? और ये जो अटैक सऊदी अरेबिया ने यूएई पर किया, यूएई पर इतना प्रेशर क्रिएट हुआ कि फाइनली यूएई ने डिसाइड किया कि वो अपनी सेना को यमन से वापस निकालेगा। तो सऊदी अरेबिया और यूएई के बीच में इस समय एक रिफ्ट देखा जा रहा है, और जो ये रिफ्ट है ये धीरे धीरे दरअसल रीजनल राइवल्स में कन्वर्ट हो रहा है, क्षेत्रीय दुश्मनी में, रीजनल राइवलरी में। फिर आप देखें, सऊदी अरेबिया यूएई को काउंटर करने के लिए एक पैक्ट करता है इजिप्ट से और सोमालिया से, जस्ट टू काउंटर यूएई। अब आप देखिए इजिप्ट और सोमालिया कहाँ है? ये देखिए, ये आपका इजिप्ट है और ये आपका सोमालिया है। समझ रहे? इसी सोमालिया का जो नॉर्दर्न पार्ट है उसी को इजराइल ने अभी सोमाली लैंड रिकॉग्नाइज किया है। बात समझ रहे? अब देखिए, सऊदी अरेबिया को इजिप्ट और सोमालिया जाने की जरूरत क्या पड़ी? रीजन इज कि जब मैंने आईआर की क्लास ली तो मैंने आपको बताया था कि जियो पॉलिटिकल दरअसल अब जियो इकोनॉमिक्स है। जहां इकोनॉमिकल इंटरेस्ट होगा वहां हर देश जाएगा। यहां देखिए, यहां दादागिरी, यहां पर डोमिनेंस क्रिएट करने की बात है रेड सी पर। दुनिया का सबसे ज्यादा व्यापार अगर कहीं से होता है तो वो रेड सी से होता है। ये रेड सी और स्विस कैनाल होते हुए एक मेडिटेरियन सी है। सऊदी अरेबिया यूएई के बीच में जो रेस है वो गल्फ ऑफ एडन और ये रेड सी पर डोमिनेंस क्रिएट करने की है। बात समझ रहे? इसीलिए हर देश इनके बॉर्डर्स पे जो कंट्रीज है वहां पर अपना मिलिट्री बेस एस्टैब्लिश करना चाहता है। यूएई का ऑलरेडी देखिए मिलिट्री बेस है, जितने आप देख रहे हैं ये सब यूएई के मिलिट्री बेस है। यूएई का मिलिट्री बेस देखिए इरिट्रिया में है। इरिट्रिया कहाँ पड़ता है? हॉर्न ऑफ अफ्रीका में, छोटा सा एक देश है ये। समझ रहे? ये देखिए आपका सोमाली लैंड, सोमाली लैंड का जो पोर्ट है आपका बारबेरा, यहाँ यूएई का मिलिट्री बेस है। तो अगर यूएई ऑलरेडी यहाँ पर है तो सऊदी को भी यहाँ आना है। अब सऊदी ने क्या किया? इजिप्ट के साथ और इरिट्रिया के साथ, सोमालिया के साथ पैक्ट साइन किया। तो सऊदी अरेबिया का यूएई के साथ जो कन्फ्रंटेशन चल रहा है, और सऊदी ने जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ नज़दीकियां बढ़ाई हैं और पाकिस्तान के साथ जो एक डिफेंस डील किया है, और जो मिडिल ईस्ट में ईरान वाला इशू है, तो यूएई को इस चीज़ को काउंटर करने के लिए इंडिया से बेहतर ऑप्शन कोई नहीं मिला। तो एकाएक ये कोई प्री प्लान्ड विजिट नहीं था, ये इमरजेंसी विजिट थी यूएई के राष्ट्रपति की। अब जहाँ तक यूएई की बात है, देखिए यूएई का ज्योग्राफी अगर आप देखेंगे तो यूएई दरअसल इट कंप्राइजेज ऑफ 7 इमिरेट्स। समझे? छोटे छोटे इमिरेट्स, मतलब एक किंगडम टाइप के हैं। इसमें 7 हैं
यूएई का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड अरब इमिरेट्स। ओके, तो यूएई में 7 इमिरेट्स आते हैं और सातों के अपने अलग अलग रूलर होते हैं, सातों के अपने अलग अलग रूलर हैं। फिर ये सातों मिल करके एक कॉमन रूलर चुनते हैं जिसको हम यूएई का प्रेसिडेंट कहते हैं। तो यूएई का प्रेसिडेंट भी है मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। बात समझ रहे हैं आप? तो 7 इमिरेट्स, ईच हैज इट्स ओन रूलर एंड ऑल रूलर दे टुगेदर elect or select a common head that is known as UAE president। बात समझ में आई यहाँ तक? अब ये जो विजिट हुआ इसमें क्या क्या निकल करके आया? तो 10-12 इसमें एग्रीमेंट साइन हुए हैं 3 घंटे में खाली। समझ रहे? ये जो रीजनल राइवलरी है ये इसी का रिजल्ट है कि 3 घंटे के लिए खाली यूएई के राष्ट्रपति अरेबियन सी क्रॉस करके भारत पहुंच रहे हैं यहाँ पे, सिर्फ 3 घंटे के लिए। वरना आदमी ऑफिशियल विजिट पे जाता है एटलीस्ट कम से कम 1 दिन तो जाता ही है, 1 दिन का तो दौरा होता ही होता है ना। ये ऑल ऑफ द सडन हुआ, कोई प्री प्लान्ड नहीं था। तो यहाँ पर दरअसल डिफेंस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो जो सबसे बड़ी बात हुई है वो डिफेंस पे ही हुई है। लेटर ऑफ इंटेंट साइन हुए हैं कई एरियाज को लेकर के। उसमें जो सबसे बड़ा डील साइन हुआ है दैट इज डिफेंस स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। इंडिया और यूएई दोनों लोग मिल करके ब्रह्मोस, यूएई को भारत का ब्रह्मोस चाहिए दरअसल, क्लियर है? उसको भारत की डिफेंस टेक्नोलॉजी चाहिए। अभी हमने 114 रफाल का ऑर्डर दिया है, समझ रहे हैं? 114 रफाल हम खरीदने जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो दौड़ आप देख रहे हैं ना, दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ बैलेंसिंग द पावर। ठीक है, बैलेंसिंग द पावर। तो यूएई को भी मिडिल ईस्ट में पावर को बैलेंस करना है। उस पावर को बैलेंस करने के लिए सऊदी पाकिस्तान की तरफ गया तो यूएई भारत की तरफ आया। क्लियर? तो 2 बड़े इंपॉर्टेंट डील्स हैं, हुई तो 10-12 हैं, लेकिन उसमें से अगर हम 2 देखें, एक तो ट्रेड के लिए हुआ है कि 2032 तक 2032 तक $200 बिलियन का ट्रेड करना है। और आपको मैंने बताया भी था शायद क्लास में कि इंडिया और यूएई के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन हुआ था 2022 में। क्लियर है? तो $200 बिलियन का व्यापार करना और इंडिया और यूएई एज अ डिफेंस स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। अभी क्लियर हुआ? तो इस डायमेंशन से, इस कॉन्टेक्स्ट से ये विजिट बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के नजर से क्या इंपॉर्टेंट है? भारत के नजर से ये इंपॉर्टेंट है कि अगर पाकिस्तान सऊदी की तरफ गया है तो हमें भी मिडिल ईस्ट में कोई ऐसे दोस्त चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि सऊदी हमारा दुश्मन हो गया है, लेकिन अगर सऊदी पाकिस्तान की तरफ जा रहा है तो हम रोक भी नहीं पाएंगे। भाई हर देश का अपना नेशनल इंटरेस्ट होता है। तो हमें सऊदी का अल्टरनेटिव क्या है? तो हमें सऊदी का अल्टरनेटिव यूएई दिखा। भारत को कतर से सबसे ज्यादा एलएनजी मिलता है। अब एलएनजी कतर से तो मिलता ही मिलता है, अब आपको यूएई भी देगा। सो यूएई इज गोइंग टू बिकम द सेकेंड लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ एलएनजी टू इंडिया। तो हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट वहां से पूरी होगी, प्लस भारत का दबदबा मिडिल ईस्ट में बढ़ेगा। साथ ही साथ इंडिया के ऊपर इतना यकीन क्यों किया यूएई ने? क्योंकि इंडिया का कोई ऐसा सेल्फ इंटरेस्ट, मतलब कोई ऐसा मिडिल ईस्ट में हमारा नहीं है कि हम मिडिल ईस्ट में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करते हैं या हम प्रॉक्सी वॉर लड़ रहे हैं मिडिल ईस्ट में। इस सब चीज़ों में भारत नहीं है वहाँ पर। तो इंडिया की बड़ी नीट एंड क्लीन छवि है मिडिल ईस्ट में। प्लस आपका अच्छा खासा डायस्पोरा हर कंट्री में रहता है। देखिए 10,000 लोग ईरान में ही रहते हैं, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, ऐसे यूएई में रहते हैं। और यूएई इस समय जो यूएई का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ना, वो थोड़ा लिबरल माइंडसेट का है। यूएई में देखिए मंदिर बना, ठीक है? तो इस वजह से इंडिया और यूएई आपको नज़दीक आते हुए नजर आई। सो इन दैट रेफरेंस दिस विजिट इज इंपॉर्टेंट। बात आप समझ रहे हैं कैसे क्या हुआ? अब लिखिए जरा सा, थोड़ा सा लिखिए। द विजिट ऑफ यूएई प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। The visit of UAE President Mohammed bin Zayed Al Nahyan to India, no doubt was a short visit, but remarkable, but very important. UAE के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान का भारत दौरा, मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान का भारत दौरा
छोटा रहा, मात्र 3 घंटे का, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण था। ब्रैकेट में लिख लो, इन चेंजिंग जियोपॉलिटिकल सिनेरियो स्पेशली इन मिडिल ईस्ट, खास तौर से मिडिल ईस्ट में बदलती भू राजनीतिक स्थिति को देखते हुए, खास तौर से मिडिल ईस्ट में बदलती हुई भू राजनीति की स्थिति को देखते हुए। ठीक है, फुल स्टॉप। इन द रीसेंट डेज या इन द रीसेंट पास्ट, Saudi and UAE are showing some rift in their relations. हाल के दिनों में सऊदी और यूएई के संबंधों में कुछ दूरियां देखी गई हैं। And the latest example is Saudi's attack on UAE shipment in Yemen. Saudi's attack on UAE's shipment in Yemen. और अभी सबसे अच्छा उदाहरण, यमन में यूएई के शिपमेंट पर सऊदी का अटैक या सऊदी का हमला। मैंने लास्ट क्लास में एक यमन वाला आपको समझाया था, ठीक है, जो भी इशू था। फिर वही लिखिए, इन 2015 में सऊदी एंड यूएई दे बोथ फॉट टुगेदर इन यमन। सऊदी एंड यूएई दे बोथ फॉट टुगेदर in Yemen against Houthis, Houthis, against Houthis। 2015 में या 2015 से यमन में सऊदी और यूएई हुथीस के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहे हैं। अब बताइए हुथी कौन है? हाँ, एक सेपरेटिस्ट ग्रुप, एक रेबल ग्रुप, इंटरनेशनली क्लेम्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने, अमेरिका वगैरह ने इसको एक आतंकवादी संगठन माना है, लेकिन ये यमन का एक ग्रुप है, और यमन में भी स्पेशली नॉर्दर्न यमन में। ठीक है, पहले ये नॉर्थ यमन में भी था, साउथ यमन में भी था। पूरा इधर आप पोर्शन देखेंगे ना, ये हुतीस के ही अगेंस्ट, मतलब अंडर में था। इनका रूल एडन तक होता था। ठीक है, सना जो कैपिटल है वो भी हुती के ही पास है। ठीक, इसी एडन से हटाने के लिए सऊदी अरेबिया और यूएई एक साथ आए। अब देखिए, ये दोनों भी क्यों साथ आए? क्योंकि ईरान जो है वो हुतीस को सपोर्ट करता है। बात समझ रहे हैं? ईरान हुतीस को सपोर्ट करता है। अब आप देखिए, ईरान कहाँ है? पर्शियन गल्फ के बगल में। और यमन कहाँ है? गल्फ ऑफ एडन में। वहां से यहाँ क्यों चले आए ईरान? क्योंकि हुतीस जो है वो रेड सी पर कब्जा किए हुए हैं। हुतीस का रेड सी पर जबरदस्त कब्जा है। तो ईरान को लगता है कि अगर हुती का सपोर्ट करेंगे हम, तो ईरान को अच्छा खासा एक एडवांटेज मिलेगा इन योर रेड सी। ठीक, दूसरा एक कहावत या एक वर्ड यूज करते हैं, डोमिनो इफेक्ट। डोमिनो इफेक्ट मतलब होता है खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। ठीक है, अगर यहाँ पर हुतीस डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे तो सऊदी को लग रहा था कि इसका इम्पैक्ट हम पर भी पड़ेगा, और यूएई को लग रहा था कि हम तक भी आएगी इसकी आंच। पड़ोस के घर में अगर आग लगेगी तो आपके घर पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए सऊदी अरेबिया और यूएई दोनों एक साथ आते हैं और हुतीस के अगेंस्ट लड़ाई लड़ते हैं। तो ये दोनों कंट्रीज एलाइज थे यमन में, लेकिन हाल के दिनों में, हाल की बदलती हुई जो घटनाक्रम है, उससे ये दोनों देश धीरे धीरे क्या हो रहे हैं? अलग। जिसमें एक एग्जाम्पल मैंने आपको लिखाया कि सऊदी अरेबिया ने 2025 के लास्ट में, दिसंबर के लास्ट में इसी यमन पर अटैक किया था। लेकिन अटैक यमन पे नहीं था, अटैक यमन में यूएई के शिपमेंट पर था। और जो सैटेलाइट फोटोज या वीडियोस दिखाए गए उसमें यह था कि यूएई यमन में जो सेपरेटिस्ट ग्रुप है, जिसको एसटीसी कहते हैं, उसको वो वेपन सप्लाई कर रहा था। सऊदी अरेबिया ने फिर उसी पर अटैक किया। यहाँ तक बात समझ में आई? तो ये दिखाता है कि जो दो पहले अलाइज थे, अब वो धीरे धीरे दुश्मन हो रहे हैं। गॉट द पॉइंट? फिर लिखिए पैराग्राफ चेंज करके। सो इन दिस सेंस both the countries, they want to counter each other
इन मिडिल ईस्ट। इसीलिए दोनों देश मिडिल ईस्ट में एक दूसरे को चुनौती देना चाहते हैं। दे वांट टू काउंटर बोथ द कंट्रीज ईच अदर इन मिडिल ईस्ट। इन रीसेंट डेज सऊदी अरेबिया मूव टुवर्ड्स पाकिस्तान। हाल के दिनों में सऊदी अरेबिया पाकिस्तान की तरफ बढ़ा है, टुवर्ड्स पाकिस्तान, एंड दे बोथ साइंड अ डिफेंस पैक्ट इन सितंबर 2025। और दोनों ने सितंबर 2025 में एक डिफेंस पैक्ट भी किया, रक्षा समझौता। दोनों ने सितंबर 2025 में एक रक्षा समझौता भी किया, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नाटो, based on the principle of NATO. Okay. Turkey wants to join this group. टर्की इस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहता है। That is a type of Islamic NATO they want to create. That is a type of Islamic NATO they want to create. Okay, so for UAE, India became the best option to counter Saudi. So for UAE, India was the best option to counter Saudi. इसलिए UAE के लिए भारत एक सबसे अच्छा विकल्प माना जाता है। Okay, in the full stop. In this visit, approximately 12 letter of intent has been signed. इस यात्रा में 12 लेटर ऑफ इंटेंट पर समझौता किया गया है, आउट ऑफ विच 2 आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसमें 2 सबसे महत्वपूर्ण है। वन इज रिलेटेड टू स्ट्रैटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप। लेटर ऑफ इंटेंट का मतलब मिल के काम करेंगे, ये कहने मतलब है ना। इंटेंट का मतलब क्या होता है? आपकी इच्छा, इंटेंशन कहते हैं ना, वही। एक है आपका रक्षा सामरिक साझेदारी से दूसरा है व्यापार से, ट्रेड। सेकेंड इज रिलेटेड टू ट्रेड। बाय 2032 the bilateral trade target has been fixed to $200 billion. By 2032 target is of $200 billion. 2032 तक $200 बिलियन का लक्ष्य रखा गया है व्यापार का। ओके, सऊदी विल इन्वेस्ट इन इंडिया, सऊदी कह रहे हैं, यूएई विल इन्वेस्ट इन इंडिया। यूएई भारत में निवेश करेगा, स्पेशली इन धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन। धोलेरा कहाँ पड़ेगा? इट्स इन गुजरात, ठीक है। धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन, ठीक। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेटर ऑफ इंटेंट हैं, 12 जानने की जरूरत नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट बस। गॉट द पॉइंट? कहानी से यहाँ तक समझ में आ गई, विजिट क्यों ज़रूरी थी, ठीक है। सऊदी की बढ़ती हुई जो पाकिस्तान से नज़दीकी है, और सऊदी और यूएई के बीच में जो इस समय कंपटीशन, एक रिफ्ट, एक राइवलरी चल रही, उसको काउंटर करने के लिए। क्लियर? दोनों देश मिलकर के डिफेंस में स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की तरह काम करेंगे, तो हमारा डिफेंस उनका, उनका डिफेंस हमारा, दोनों के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइजेज होंगी, एक्सचेंज होगा, ठीक है। भारत भी अपने डिफेंस इक्विपमेंट यूएई को सेल आउट कर सकता है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका ब्रह्मोस है। अभी क्लियर यहाँ तक? फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट टॉपिक ओवर। कोई डाउट किसी को? समझ में आ गया? चलिए फिर नेक्स्ट एंड डालिए, दैट इज द मुनीर डॉक्ट्रिन। आजकल बहुत न्यूज़ में है मुनीर डॉक्ट्रिन।
तो मुनीर डॉक्ट्रिन मतलब व्हाट? अ डॉक्ट्रिन गिवन बाय मुनीर, है कि नहीं? डॉक्ट्रिन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डॉक्ट्रिन? जैसे मुनरो डॉक्ट्रिन मैंने एक बार पढ़ाया था आपको, डुनरो, आजकल ट्रंप उसको डुनरो कहते हैं। डॉक्ट्रिन का मतलब क्या होता है, या डॉक्ट्राइन जिसे आप कहते हैं, जो भी प्रोनाउंसिएट करिए, हाँ, इट्स अ टाइप ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है, एक सिद्धांत है जिस पर मुनीर इस समय काम कर रहे हैं। ओके, तो मुनीर डॉक्ट्रिन क्या है? हम शुरुआत करते हैं पहलगाम हमले से। आप देखिए, भारत में पहलगाम हमला होता है, लेकिन ये पहलगाम हमला कुछ दिनों के बाद होता है जब मुनीर पाकिस्तान में एक स्पीच दे रहा होता है। और मुनीर ने पाकिस्तान में एक स्पीच दी जिसमें उसने बोला कि अल्लाह हैज सेलेक्टेड अस टू डू अ वेरी पायस वर्क। समझ, अल्लाह ने हमें चयन किया है बहुत ही पवित्र काम करने की, ये मुनीर के शब्द हैं। और मुनीर ने मतलब पवित्र वर्क क्या दिखाया उसने? टू वेज अ जिहाद अगेंस्ट इंडिया। भारत के खिलाफ आपको जिहाद करना ही करना है, इसीलिए धर्म के आधार पे अल्लाह ने पाकिस्तान का निर्माण कराया। ये मुनीर के शब्द है जो मुनीर ने पाकिस्तान में एक एड्रेस करते हुए उसने ये बात बोली थी। और ठीक इसी स्पीच के बाद आप देखिए जम्मू एंड कश्मीर में पहलगाम हमला होता है। और पहलगाम हमला जब हुआ था उसमें एक चीज़ स्पेसिफिक थी, एक चीज़ बहुत सरप्राइजिंग थी कि उस हमले में धर्म को पूछ करके टारगेट किया गया था। समझ, सेग्रीगेट किया गया, कौन हिंदू कौन मुस्लिम। क्लियर यहाँ तक? जितने हिंदू मिले उनको मारा गया। क्लियर यहाँ तक? उसमें कुछ मुस्लिम कैजुअलिटीज भी हुई हैं, लेकिन टारगेट कौन था? हिंदू। वाई हिंदू? क्योंकि दिस इज जस्ट टू क्रिएट अ वॉर ऑफ सिविलाइजेशन। आप समझ रहे हैं? सभ्यता की लड़ाई करना और अपनी सभ्यता को सुप्रीम दिखाना। क्लियर यहाँ तक? तो मुनीर जो डॉक्ट्रिन है वो साफ साफ ये कहती है कि जितने इस्लामिक वर्ल्ड के देश हैं वो सब एक होने चाहिए, और सबको एक होकर के, जितने भी इस्लामिक वर्ल्ड के देश हैं सबको एक होना चाहिए, और सबको एक होकर के अपने दुश्मन की सभ्यता से लड़ना चाहिए। तो इस्लामिक कंट्रीज अगर एक हो जाएंगे तो सबकी सभ्यता एक ही हो गई, है कि नहीं? इनकी दुश्मन की सभ्यता कौन सी है? इनके दुश्मन की सभ्यता एक है इजराइल की सभ्यता, एक है भारत की सभ्यता। क्लियर यहां तक? तो पाकिस्तान या स्पेशली मुनीर जो वॉर अगेंस्ट इंडिया जो काम कर रहा है, तो भारत के खिलाफ जो उसकी लड़ाई है, स्पेशली जम्मू एंड कश्मीर को लेकर के, या जिहाद भारत में, आतंकवाद भारत में फैलाना, इसमें उसको सफलता तभी मिल पाएगी जब इस्लामिक वर्ल्ड एक होंगे। तो वो जितने भी मुस्लिम कंट्रीज है ना, सबको एक डर दिखाता है। और डर किस बात का दिखाता है? कि तुम्हारी सभ्यता नष्ट हो जाएगी। तो उसने एक कॉन्सेप्ट दिया मुस्लिम ब्रदरहुड का। ठीक, इसी मुस्लिम ब्रदरहुड का एग्जाम्पल है इस्लामिक नाटो, और इसी मुस्लिम ब्रदरहुड का एग्जाम्पल है इस्लामिक बम। क्लियर? अब ये इस्लामिक बम क्या है? मुनीर का कहना है कि जो पाकिस्तान का न्यूक्लियर पावर है वो केवल पाकिस्तान का नहीं है, वो सभी मुस्लिम देशों के लिए है। तो कहता है ये जितने भी मुस्लिम देश हैं सब हमारे भाई हैं, और एक भाई के पास अगर ताकत है वो सबके पास है। हम अपना न्यूक्लियर पावर सबके साथ शेयर करने को तैयार है। इसीलिए आप देखेंगे डेलिब्रेटली, जानबूझकर मुनीर जो है जितने इस्लामिक कंट्रीज हैं सबके साथ वो डिफेंस पैक्ट साइन कर रहा है, और सबको वो एक ही चीज बेच रहा है, दैट इज चाइनीज बिल्ड फाइटर जेट। समझ रहे हैं? एक रिपोर्ट आई थी जिसमें ये कहा गया था कि इस समय ऑपरेशन सिंदूर के बाद स्पेशली अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान का आर्म एक्सपोर्ट अपने हाईएस्ट लेवल पे है। क्लियर है यहां तक? वो दुनिया भर में, देखिए अभी लीबिया की विजिट मुनीर ने की थी, अजरबैजान, ठीक है, बांग्लादेश सबसे एक्सीलेंट एग्जांपल। आप देखिए पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में अभी JF-17 को खरीदने का पैक्ट हुआ है। तो पाकिस्तान बांग्लादेश को क्यों फाइटर जेट देना चाहता है? क्योंकि बांग्लादेश में भी इस समय मुनीर डॉक्ट्रिन पर ही काम हो रहा है। दैट इज कि बांग्लादेश में भी इस समय एक रेडिकल माइंडसेट है, वहां पर एक एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट है, जहां पर वॉर अगेंस्ट इंडिया को प्रमोट करना है। समझ? अब वो शेख हसीना वाला टाइम नहीं रहा। तो जो वहां पर इस समय सत्ता है, आप देखिए टारगेट कौन हो रहा है बांग्लादेश में? केवल अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक कौन है बांग्लादेश में? हिंदूज। और भी अल्पसंख्यक है, लेकिन सबसे ज्यादा टारगेट हिंदुओं पे क्यों हो रहा है? क्योंकि हिंदूज को ही टारगेट करेंगे आप तो आप इंडिया पर प्रेशर क्रिएट कर पाएंगे। तो हिंदुओं पर अटैक करना, मंदिरों पर अटैक करना, ये ऐसे ही नहीं है कि रात में सो के उठे, सुबह सो के उठे और कहना आज एक हिंदू को मार देना है।
ये सब सोची समझी एक स्ट्रैटेजी और राजनीति जिसको आजकल मीडिया, न्यूज़पेपर मुनीर डॉक्ट्रिन वर्ल्ड कहती है। क्लियर यहां तक? तो लीबिया के साथ डिफेंस डील साइन करना, बांग्लादेश के साथ करना, नाइजीरिया के साथ करना, अजरबैजान के साथ करना, और सबके साथ डिफेंस डील साइन करके सबको ये कॉन्फिडेंस देना कि पाकिस्तान आप सबकी रक्षा करेगा। तो पाकिस्तान क्यों रक्षा करेगा? क्योंकि ये कॉन्फिडेंस दिलाना कि केवल इस्लामिक वर्ल्ड में मैं ही हूं जिसके पास न्यूक्लियर बम है, बाकी और किसी मुस्लिम कंट्री के पास न्यूक्लियर बम नहीं है। बात समझ रहे? तो हर देश में जा करके इस बात को दिखाना कि पाकिस्तान स्टैंड्स विथ मुस्लिम ब्रदरहुडनेस। तो वो एक तरीके से जो मुस्लिम कंट्रीज को एक भाई की तरह ट्रीट करना, और जो हमारा है वो तुम्हारा। तो यहाँ पर एक वॉर ऑफ या क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन का दौर आप देख रहे हैं, दैट इज नोन एज मुनीर डॉक्ट्रिन, और जिसमें टारगेट एक ही है एंड दैट इज इंडिया। गॉट द पॉइंट? बात समझे? लिखिए लिखिए मुनीर डॉक्ट्रिन, इट वर्क्स, Munir doctrine, it works on the principle of waging a war against a civilization, of waging a war against a civilization. मुनीर जो डॉक्ट्रिन है या मुनीर जो सिद्धांत है, उसमें एक सभ्यता के विरुद्ध युद्ध छेड़ने की बात है, एंड दैट इज वॉर अगेंस्ट इंडिया, एंड दैट इज वॉर अगेंस्ट इंडिया, भारत के खिलाफ, भारत के खिलाफ। बात समझ? इसीलिए आप देखिए, जैसे इंडिया में अगर कोई मान लीजिए अल्पसंख्यक है, किसी के ऊपर अगर हिट हुआ, अटैक हुआ, तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे वो न्यूज़ पाकिस्तान तक चली जाती है, और पाकिस्तान फिर उस न्यूज़ को दुनिया भर में फ्लैश करता है, दिखाने की कोशिश करता है कि खास तौर से मुस्लिम कंट्रीज़ के सामने कि भारत में अल्पसंख्यक बहुत सुरक्षित है, असुरक्षित है, स्पेशली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मोदियन एरा। क्लियर है? क्योंकि मोदी गवर्नमेंट के ऊपर ये आरोप लगता है कि मोदी गवर्नमेंट एक राइटेस्ट विंग की सरकार है, और यहाँ राइटेस्ट विंग की टाइम में आप देखेंगे तो मुसलमान जो यहाँ असुरक्षित है, मस्जिदें असुरक्षित हैं, जो और भी चीज़ें हैं वो असुरक्षित हैं, बुलडोज़र जो होता है वो केवल मुसलमानों के घर पे चलता है, मस्जिदों पे चलता है, मदरसों पे चलता है, और कहीं चलता नहीं, ज़बरदस्ती कब्जा करने की कोशिश है। तो ये एक परसेप्शन, ये एक नैरेटिव सेट करने की बात है, जिसको ये दिखाया जाता है कि भारत से ही पूरे मुस्लिम वर्ल्ड को खतरा है। क्लियर है? आप देखिए कि अभी गाज़ा पीस बोर्ड बना है, गाज़ा पीस प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए अभी कल ही गाज़ा पीस बोर्ड बना। गाज़ा पीस बोर्ड में इंडिया को भी इनविटेशन आया है, मोदी जी को भी आया है, और पाकिस्तान को भी गया है, और पाकिस्तान में गाज़ा पीस बोर्ड का ही विरोध हो रहा है, क्योंकि अगर पाकिस्तान गाज़ा पीस बोर्ड में शामिल होता है तो मुनीर को अपनी सेना भेजनी पड़ेगी गाज़ा, और अगर मुनीर की या पाकिस्तान की सेना गाज़ा में जाती है तो सेना को लड़ाई लड़नी पड़ेगी किसके साथ? किसके साथ लड़ाई पड़नी पड़ेगी? आपको ऑटोमेटिकली आपको हमास के खिलाफ लड़ाई लड़नी पड़ेगी, क्योंकि गाज़ा पीस प्लान में हमास से वेपन्स को सरेंडर कराना है, और पाकिस्तान हमेशा हमास का सपोर्ट करता है। क्लियर? तो इस अभी कल ईरान ने, आप देखिए कराची में एक मॉल पे एक ड्रोन अटैक हुआ है कराची में, आई थिंक 19 तारीख को। तो ये ड्रोन जो अटैक कराची में हुआ, न्यूज़ में निकल करके आया कि इसको ईरान ने करा है। क्यों? क्योंकि ईरान ने रेड हैंडेड पकड़ा है अमेरिका और पाकिस्तान के नेक्सस को। एक बहुत बड़ा कंसाइनमेंट ईरान में पकड़ा गया है वेपन्स का, जो पाकिस्तान बिल्ड हैं, और ये स्मगल हो रहा था पाकिस्तान के बॉर्डर से ईरान को, और जितने ईरान में प्रोटेस्टर्स हैं वो इस वेपन के साथ पकड़े गए हैं। तो ईरान जो है वो पाकिस्तान के ऊपर आरोप लगा रहा है कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ मिलकर के ईरान के खिलाफ काम कर रहा है। अब पाकिस्तान ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि पाकिस्तान का बलूचिस्तान वाला जो रीजन है वो ईरान के साथ लगता है। आप समझ रहे हैं? पाकिस्तान चाहता है कि अमेरिका बलूचिस्तान में इन्वेस्ट करे, क्योंकि पाकिस्तान का सबसे जो अशांत क्षेत्र है वो बलूचिस्तान है, जहां पर इंडिपेंडेंस की लड़ाई चली रही है, और मीर यार
बलूच जो हैं, जो एग्जाइल में बलूचिस्तान की सरकार चलाते हैं, उन्होंने पाकिस्तान से बलूचिस्तान को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया है। उन्होंने कह दिया है कि बलूचिस्तान इज नॉट पाकिस्तान। बात समझ रहे? तो पाकिस्तान को लगता है कि अगर अमेरिका बलूचिस्तान में इन्वेस्ट कर दे तो बलूचिस्तान की जो स्थिति है ना वो सही हो जाएगी, क्योंकि अमेरिका जब वहां रहेगा तो ऑटोमेटिकली देख लेगा भाई, जब अमेरिका इन्वेस्ट करेगा, वो वहां पे पैसा लगाएगा, तो ये नहीं चाहेगा ना कि उसका पैसा बर्बाद हो। तो पाकिस्तान चाहता है अमेरिका शुड कम इन बलूचिस्तान। इसीलिए बार बार बलूचिस्तान के मिनरल्स को लेकर के आसिम मुनीर व्हाइट हाउस जाते हैं, वहाँ शो ऑफ करते हैं, दिखाते हैं कि देखिए बलूचिस्तान में कितने रेयर अर्थ मिनरल हैं जो आज आपकी ज़रूरत है। तो कहाँ ग्रीनलैंड जा रहे हैं आप, आइए बलूचिस्तान आइए। तो अगर अमेरिका बलूचिस्तान में आ जाए तो अमेरिका को भी फ़ायदा ये है कि वो ईरान को प्रेशर क्रिएट कर लेगा, बगले में आके बैठ जाएगा ईरान के। बात समझ रहे हैं? तो मुनीर जो जिस डॉक्ट्रिन पे इस समय पाकिस्तान काम कर रहा है वो इस तरीके से है। अभी क्लियर यहाँ तक? लिखिए प्लीज, पूरा करिए। कैसे एंड किया था? हाँ, वॉर अगेंस्ट इंडिया, दैट इज वॉर अगेंस्ट अ सिविलाइजेशन। लिखिए, द एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ दिस इज द पहलगाम अटैक इन जम्मू एंड कश्मीर। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण जम्मू कश्मीर का पहलगाम हमला है। जम्मू कश्मीर का पहलगाम हमला है। पाकिस्तान believes that the Muslim countries should come together. पाकिस्तान का मानना है कि अरब देश या मुस्लिम देश जो हैं वो सब एक हो जाने चाहिए, and they should come under the umbrella of Pakistan. और इन सब को पाकिस्तान की छतरी में आ जाना चाहिए या छतरी के अंदर आ जाना चाहिए, and they should come under the umbrella of Pakistan. Okay? Pakistan has the advantage that it is the only Muslim country to have nuclear power या न्यूक्लियर वेपन। पाकिस्तान के पास एक बढ़त ये है कि वो एकमात्र मुस्लिम देश है जिसके पास परमाणु हथियार है। एकमात्र मुस्लिम देश है जिसके पास परमाणु हथियार है। एंड मुनीर बिलीव्स दैट पाकिस्तान्स न्यूक्लियर वेपन इज इस्लामिक वेपन। तो इस्लाम के नाम पर, धर्म के नाम पर वो देशों को जोड़ना चाहता है। ठीक है, दिस इज मुनीर डॉक्ट्रिन। एंड मुनीर बिलीव्स दैट पाकिस्तान्स न्यूक्लियर वेपन इज इस्लामिक वेपन। और मुनीर का मानना है कि पाकिस्तान का जो परमाणु हथियार है वो इस्लामिक हथियार है, एंड दैट इज फॉर मुस्लिम ब्रदर्स, और वो मुस्लिम भाइयों के लिए उपलब्ध है। अब वो मुस्लिम भाइयों के लिए उपलब्ध है, फुल स्टॉप। द recent idea of Islamic NATO is the example of Munir doctrine. The recent example of Islamic NATO is the example of Munir doctrine. अभी हाल में इस्लामिक नाटो का जो विचार दिया गया वो मुनीर डॉक्ट्रिन का एक उदाहरण है। मुनीर डॉक्ट्रिन का एक उदाहरण है। मुनीर डॉक्ट्रिन का एक उदाहरण है, फुल स्टॉप। Now for Pakistan this idea is beneficial। पाकिस्तान के लिए इस सिद्धांत से लाभ ये है, पाकिस्तान के लिए सिद्धांत से लाभ ये है that Pakistan can establish itself as a leader or as a सेनापति or as a monitor of the Muslim countries, So therefore in recent days, इसीलिए अभी हाल के दिनों में, हाल के दिनों में पाकिस्तान ने कई मुस्लिम देशों के साथ रक्षा समझौते किए। पाकिस्तान has signed
डिफेंस डील विथ नंबर ऑफ मुस्लिम कंट्रीज, with number of Muslim countries. For example, with Libya, with Saudi Arabia, $4 बिलियन की डील हुई थी शायद सऊदी अरेबिया के साथ, है ना, ये जेट प्लेन्स देने की बात थी. सऊदी अरेबिया, फॉर एग्जाम्पल विथ बांग्लादेश, रिसेंटली विथ बांग्लादेश. ओके, दिस इज मुनीर डॉक्टर. गॉट द पॉइंट? समझ में आया? अब बताइए कोई और डाउट? तो ये आपका यूएई विजिट और आपका मुनीर डॉक्ट्रिन. ठीक, अभी कोई प्रश्न, कोई एनी डाउट, एनी क्वेश्चन हो तो पूछो, कोई मन में सवाल हो तो. सर जो है कि ऑस N1 जो भी फेल हुआ है उसका फेल होने का क्या रीजन था? मतलब अब मैंने उसको भी बहुत डिटेल में स्टडी तो नहीं किया है, अब उसको मुझे देखना पड़ेगा तभी हम कुछ बता पाएंगे कि उसके बेसिक रीजंस क्या क्या थे. ठीक है, और बताइए. कुणाल, समझ में आया बेटा? अब कोई पूछेगा बता लोगे? मुनीर डॉक्ट्रिन एंड द रीसेंट विजिट. ठीक है, बस ऐसे ही अपडेशन करते रहना है आपको. अब लुक वेस्ट पॉलिसी ऐसे रटोगे या मतलब ऐसी चीज़ें रटोगे तो फिर याद नहीं होता. ठीक है, आपको रटना कुछ नहीं है, आप बस घटनाक्रम पर नज़र बनाए रखिए, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे आएगा ही नहीं, है ना. जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो ऐसे बनते ही नहीं है कि आप रट के लिख पाएँ वहाँ पर. ठीक है, जो भी क्वेश्चन बनेगा वो एकदम लेटेस्ट, एकदम करंट अपडेशन से जुड़ा हुआ होता है. ठीक है, भारत का क्या हित है. अब भारत का क्या हित है इसको रटने की ज़रूरत नहीं है कि वहाँ आँख बंद करके ऐसे रट रहे हैं. पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, ये सब नहीं. 10 पॉइंट रटोगे, 2 पॉइंट ही याद रहेंगे, भूल जाओगे. तो ये अपने आप को आपको देख लेना है कि भारत का वहाँ इंटरेस्ट क्या है. ठीक है, और अगर आप जितना अपडेशन करते रहेंगे आपको मज़ा उतना ही आएगा, इंटरेस्ट उतना ही आएगा आपको. क्लियर? और जितना आप रटेंगे उतना आपको बोरिंग लगेगा. कोई भी सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट भी आप रटने की कोशिश करेंगे वो आपको परेशान करेगा, वो आपको बोर करेगा. अगर आप उसको समझेंगे, उसमें मज़ा लेंगे, इंटरेस्ट लेंगे, बिकॉज ईच एंड एवरी सब्जेक्ट इज़ फॉर योर इंटरेस्ट एंड फॉर योर इम्पोर्टेंस. कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो आपके सिलेबस में हो और आप कहिए दैट दिस सब्जेक्ट इज़ नॉट ऑफ एनी इम्पोर्टेंस. ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, वेदर दैट इज़ हिस्ट्री और ज्योग्राफी और पॉलिटी और साइंस और IR, कुछ भी. समझे, इंटरव्यू में 2 ही 3 टॉपिक होते हैं जहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न बनता है. ठीक, उसमें एक इंटरनेशनल रिलेशन है. नो मैटर फ्रॉम वेयर यू आर. ठीक है, आपका बैकग्राउंड क्या है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. आपके IR पे आपकी पकड़, आपकी नॉलेज बनेगा ही बनेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा करंट किस चीज़ पर होता है? IR ही होता है. हर दिन चेंज हो रहा होता है. ठीक है, तब आप वहाँ ये नहीं कह सकते ना कि यूएई के राष्ट्रपति का नाम मैं भूल गया, है कि नहीं. अच्छा, भूल भी गए तो ऑनेस्टली कह दो मैं भूल गया, फिर वहाँ तीर नहीं चलाने की ज़रूरत है. वो हाँ सुना था मैंने कुछ शाहरुख खान जैसा है नाम, है ना. तो इस तरीके से नहीं, फिर कह दो स्ट्रेट अवे से कि मैं भूल गया, वो चल जाएगा. लेकिन अगर आप वहाँ पर घुमाने लग गए तो दैट इज़ प्रॉब्लमैटिक. तो देखिए, एक IR हो गया, एक इकोनॉमी हो गया और एक पॉलिटी हो गया. सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं क्योंकि यही 3 सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं. हर दिन राजनीति बदलती है. अब राजनीति में तुमसे ये नहीं पूछेंगे और अखिलेश का क्या हाल है ना, ये सब नहीं आएगा. ये सब नहीं पूछेंगे तुमसे, बताओ वो सुना है मैंने प्रतीक यादव का अर्पणा यादव से डाइवोर्स हो रहा है, तुम्हारा क्या कहना है ना. ये सब नहीं आने वाला. पॉलिटी में क्या, सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट है ना, संविधान पे कोई इशू क्रिएट हुआ है ना, वो चीज़ें हैं. या कोई भी XYZ जो राजनीति, कोई बिल पास हुआ संसद से, वो सारी चीज़ें. इकोनॉमी है, हर दिन जिस दिन तुम्हारा इंटरव्यू पड़ा उसी दिन मान लेते हैं बजट आ गया, या उससे 2 ही दिन पहले बजट आया था, इकोनॉमिक सर्वे पास हुआ था. ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आपसे डिस्कशन हो जाएगा. और फिर IR तो वही है. इसलिए आपको किसी भी सब्जेक्ट से दूर नहीं भागना. दूर भागेंगे वो सब्जेक्ट आपको डराएगा. हर सब्जेक्ट को मज़ा लेके पढ़िए. ठीक है, उसमें इंटरेस्ट दिखाइए, इन्जॉय करिए, स्टडी को इन्जॉय करिए, उसको बोरियत समझ के, बर्डन समझ के नहीं यार फिर भाई चले पढ़ें बैठ करके, है ना. क्योंकि जितना मज़ा ले लोगे, इन्जॉय करके पढ़ोगे, उतनी जल्दी बेड़ा पार होगा. ठीक है, और जितना तुमको लगेगा यार ये सब्जेक्ट मुझे डरा रहा है या इंटरेस्ट नहीं है या बोरिंग लग रही है पढ़ाई,
उतने ही ज़्यादा समय के लिए तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जिस दिन मज़ा आ गया ना, इंटरेस्ट आ गया और तुमने इस पूरी जर्नी को एंजॉय करना शुरू कर दिया, आप यकीन मान लीजिए हाफ ऑफ द बैटल यू हैव वॉन, आधी जंग आप जीत गए। क्योंकि अब आपको इस जर्नी में मज़ा आ रहा है, अब आप बोर नहीं फील कर रहे हैं, बोर नहीं होंगे, मज़ा लेंगे, तो जाहिर सी बात है आपको सक्सेस मिलेगी मिलेगी। और जब आप हाफ हार्टेड काम करते हैं, बेमन से किया हुआ काम, तो बेमन से किया हुआ काम आधा ही अधूरा रहता है ना। तो पूरा मन लगना चाहिए। पूरा मन का मतलब क्या है, यू शुड एंजॉय दिस जर्नी। ये तो एक जीवन का एक जर्नी चल रही है, जैसे हमने बीए किया, एमए किया, या हाई स्कूल किया, या इंटर किया। अब वैसे ही मान लो जैसे 12th तक पढ़े, अब मान लो ये 13th है कि नहीं, 13th 14th 15th 16th है ना। तो जल्द से जल्द मैं चाहता हूँ 20th तक ना जाओ कि 20वां साल पढ़ाई का चल रहा है ना। तो इसको यहीं पे ख़त्म कर देना है, ये कहने का मतलब। क्लियर है यहाँ तक? और बताइए, और कुछ डाउट? अखबार में कोई समस्या, न्यूज़पेपर में? अब समझ जा रहे हैं ना पूरी बात? न्यूज़पेपर समझ में आता है? एडिटोरियल, इंटरनेशनल न्यूज़, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है ना? चलिए ठीक है, फिर यहीं पर रोकते हैं, फिर आगे हम लोग मिलेंगे तब और नए टॉपिक लेंगे। ठीक, ओके, थैंक यू।